नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों मैं आपको जापान के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रही हूँ जो फुगु खाना बनाता है और परोसता है। आप जिस मछली को देख रहे हैं वो असल में आपकी जान ले सकती है। मिलिए सासाकी से जो इस जहरीले मेन्यू को बनाए। हम सब फुगु यानी पफर फिश के बारे में जानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह फुगु हवा से भरा है। वास्तव में फुगु जहर से भरा है। यह एक ऐसा जहर है जो सामान्य जहर से 1200 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। इस मछली में टेट्रोन जहर होता है। इस मछली को विशेष लाइसेंस प्राप्त कोखे अगर बनाने में थोड़ी सी भी अज्ञानता हो तो यह घातक हो सकती है और मुंह में सुन्नता का कारण बन सकती है, जिसके बाद पक्षाघात और मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि सासाकी के दिवंगत पिता ने इस मछली की सेवा करना सीखने के लिए 1 दशक से अधिक का समय लगाया और वर्षों के प्रशिक्षण के बाद कई वर्षों के बाद उन्होंने अपना स्वयं का फुगु रेस्टोरेंट खोला। अचानक हर कोई इस जहर खाने के लिए ले रहे थे, भले ही वे इससे पहले डर गए हों। अभी तक इससे किसी की भी मौत नहीं हुई है। भोजन $118 है। चूँकि इसका मांस सफ़ेद होता है, इसका स्वाद बेहतर होता है। यह कैलोरी में कम और प्रोटीन में उच्च है। यह कोलेजन और जेलेटिन में भी उच्च है। दूसरा, दोस्तों क्या आप नाज़का लाइन के बारे में जानते हैं? नाज़का लाइन्स दक्षिणी पेरू में नाज़का रेगिस्तान की मिट्टी में बने भू आकृति का एक समूह है। वे 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच रेगिस्तान के फर्श में गड्ढों या उतले चीरों को बनाने, कंकड़ हटाने और अलग अलग रंग की गंदगी को उजागर करने वाले लोगों द्वारा थे। नाज़का चरण है पाराकाश चरण 400 से 200 ईसा पूर्व और नाज़का चरण 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। 2020 तक के वर्षों में ड्रोन के उपयोग के साथ 80 और 100 के बीच नए आंकड़े पाए गए थे और पुरातत्वविदों का मानना है कि और भी बहुत कुछ पाया जाना बाकी है। अधिकांश रेखाएं सीधे परिदृश्य में चलती हैं, लेकिन जानवरों और पौधों के अलंकारिक डिजाइन भी है। अलग अलग अलंकारिक जियोग्लिफिक डिजाइन 400 और 1100 मीटर के बीच मापते हैं। सभी लाइनों की संयुक्त लंबाई 1300 किलोमीटर से अधिक है और समूह लगभग 50 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रों को कवर करता है। रेखाएं आमतौर पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी होती है। नाज़का की कुछ रेखाएं ऐसी आकृतियां बनाती हैं जो हवा से सबसे अच्छी तरह से दिखाई देती है। यहाँ 70 से अधिक ज़ूमॉर्फिक डिज़ाइन है, जिनमें हमिंगबर्ड, मकड़ी, मछली, कोंडोर, बगुला, बंदर, छिपकली, कुत्ता, बिल्ली और एक इंसान शामिल है। अन्य आकृतियों में पेड़ और फूल शामिल है। 1994 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। तीसरा, दोस्तों आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने इडाहो के ट्रायंगल के बारे में सुना है? पूर्वी इडाहो में व्योमिंग सीमा के पास और करीबू तरगी राष्ट्रीय वन के किनारे पर बंधा हुआ है। माना जाता है कि कोंडा और कारिबू नेशनल फॉरेस्ट रोड के बीच सड़क के एकांत खंड पर रहस्यमय दुर्घटनाओं में दर्जनों कारें शामिल है। 1994 में वांडा पीवे ने दावा किया कि भूतों की एक बैंड ने उसे सड़क से दूर कर दिया। 1989 में डेविड मैसेट ने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि उनकी कार गर्मियों के बीच में ड्राइविंग के बावजूद बर्फ पर फिसल रही है। हालांकि हद तक निराधार है, फिर भी सड़कों से वाहनों को हटाने के काम पर अजीबोगरीब प्रेत और अस्पष्ट बलों की अनगिनत रिपोर्टें हैं। दोस्तों मुझे तो ये सच में भूत या जगह मालूम होती है। चौथा, दोस्तों क्या आप फोटोग्राफर केविन कार्टर के बारे में जानते हैं? ये एक दक्षिणी अफ्रीकी फोटो जर्नलिस्ट और बैंग बैंग क्लब के सदस्य थे। सूडान में 1993 के अकाल को दर्शाने वाली उनकी तस्वीर के लिए उन्हें 1994 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 33 साल की उम्र में अपनी जान ले ली। कार्टर ने 1983 में एक साप्ताहांत खेल फोटोग्राफर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 1984 में उन्होंने जोहानसबर्ग
स्टार के लिए काम करना शुरू किया और रंग-भेद की क्रूरता को उजागर किया। कार्टर 1980 के दशक के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत अफ्रीकियों द्वारा सार्वजनिक हार निष्पादन की तस्वीरें लेने वाले पहले व्यक्ति थे। कार्टर ने बाद में छवियों के बारे में बात की। वे जो कह रहे थे उससे मैं चकित था, लेकिन फिर लोगों ने उन तस्वीरों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं कि ऐसा करना कोई बुरी बात हो, पर कार्टर ने भूख से जमीन पर गिरे एक छोटे से बच्चे की तस्वीर खींची, जबकि पास में जमीन पर एक गिद्ध दुबका हुआ था और वो उस बच्चे के मरने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस फोटो के लिए उन्हें अवार्ड मिला, पर कुछ दिन बाद जब लोगों ने उस बच्चे के बारे में पूछा तो उनके पास कोई जवाब न था। इस आत्मग्लानि के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। 5वां, दोस्तों, आप ताजमहल के बारे में कितना जानते हैं? यही कि यह एक प्यार की निशानी है जिसे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया है, पर यह जानकारी बिल्कुल गलत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA के एक पूर्व सैनिक श्री PN ओक ने कई सबूत पेश किए थे जिन्हें तथाकथित इतिहासकारों ने खारिज कर दिया था, क्योंकि वे इस तरह की सच्चाई को प्रकाशित करना नहीं चाहते थे। पश्चिम से वास्तुकला पर जाने माने अधिकारियों जैसे अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल, श्रीमती केनोयर और सर W हंटर ने अपने शोध के आधार पर लिखा था कि ताजमहल हिंदू मंदिर शैली में बनाया गया है। एक केंद्रीय गुंबद जिसका चारों कोनों पर गुंबद है, हिंदू मंदिर की एक सार्वभौमिक विशेषता है। चबूतरे के कोने पर संगमरमर के 4 स्तंभ हिंदू शैली के हैं। ताजमहल के अष्टकोणीय आकार का एक विशेष हिंदू महत्व है, क्योंकि केवल हिंदुओं के पास 8 दिशाओं के लिए विशेष नाम है और उन्हें आकाशीय पहरेदार सौंपे गए हैं। शिखर स्वर्ग की ओर इशारा करता है, जबकि नींव नीचे की दुनिया की दर्शाती है। हिंदू शहरों, महलों और मंदिरों में आमतौर पर एक अष्टकोणीय लेआउट या कुछ अष्टकोणीय विशेषताएं होती है, ताकि शिखर और नींव के साथ वे उन सभी 10 दिशाओं को कवर कर सके। ताजमहल के गुंबद के ऊपर त्रिशूल का शिखर है। ताजमहल के पूर्व में लाल पत्थर के प्रांगण में त्रिशूल शिखर का एक पूरा पैमाना जड़ा हुआ है। त्रिशूल के केंद्रीय शाफ्ट में 2 मुड़े हुए आम के पत्ते और एक नारियल पकड़े हुए कलश को दर्शाया गया है। यह एक पवित्र हिंदू आदर्श है। हिमालय क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर समान शिखर देखे गए हैं। तो दोस्तों, ताजमहल कोई मुगलों के ज़माने की नहीं, ये हमारे हिंदू की है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।